नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर जगत और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट चैनल। दोस्तों, रिसेंटली चाइना और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ रिगार्डिंग एलएसी। पहले आज के हम वीडियो में देखेंगे कि क्या है एलएसी, क्या है मैकमोहन लाइन, क्या इशू है, क्या है पेट्रोलिंग पॉइंट्स, जो भी इश्यूज़ है उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एलएसी की बात करते हैं। लाइन ऑफ एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी बॉर्डर है, डिवाइड करता है इंडिया और चाइना को, बट इसके एलएसी के ऊपर दोनों कंट्रीज़ के बीच में इशू क्यों बना रहता है? बिकॉज एलएसी वेल डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। जैसे हमारा बाकी कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के साथ काफ़ी हद तक, बांग्लादेश के साथ, अपना क्या कहते हैं, नेपाल के साथ, इन सभी कंट्रियों के साथ बाई एंड लार्ज, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ बाई एंड लार्ज वेल डिफाइंड बॉर्डर है। बट एलएसी थ्रू आउट 3488 किलोमीटर की एलएसी है, 3488 किलोमीटर की थ्रू आउट एलएसी जो है, ये वेल डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। हमारा इंडिया का हमारा अपना परसेप्शन है कि एलएसी यहाँ तक है, चाइना वालों का अपना परसेप्शन है एलएसी यहाँ तक है। सो वेल डिफाइंड ना होने के कारण कोई ना कोई इशू दोनों कंट्रीज़ में हुआ रहता है। दोस्तों, एलएसी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एलएसी को 3 हिस्सों में देखती है। एक तो वेस्टर्न सेक्टर जो कि जेएंडके में है, मिडल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। ये 5 स्टेट्स का, हमारी 5 स्टेट्स का बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है। अब ये थी एलएसी की बात। अब हम बात कर लेते हैं इशू, हम क्या समझौता हुआ और क्या इशू था। अब अभी वीडियो के आगे हम बात करेंगे। अब सेकंड हम देखते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स। ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट्स का जो कंसेप्ट है 1970s में आता है। एक चाइना स्टडी ग्रुप, एक इनफॉर्मल ग्रुप बना था, जो कि हमारी सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाइना पॉलिसी के ऊपर सलाह देती थी। एडवाइजरी एक ग्रुप था इनफॉर्मल, कि चाइना के साथ क्या क्या करना चाहिए। तो उन चाइना स्टडी ग्रुप ने पेट्रोलिंग पॉइंट्स का कंसेप्ट लेकर आए। पेट्रोलिंग पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स, बिकॉज उस टाइम रिसोर्सेज की कमी थी, इतना लंबा बॉर्डर मैन करना डिफ़िकल्ट था। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स रख लिए कि हाँ, यहाँ तक हमारी आर्मी जाएगी, और एक तरह से एरिया डोमिनेशन कह लो कि अगर हमारी आर्मी वहाँ तक जाती है यानी वो एरिया हमारे अंडर है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट, कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स के नंबर दिए गए, 10, 11, 12, 13 ऐसे। कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स को नेचुरल, जो वहाँ पर कोई माउंटेन पीक्स थी या रिवर थी या कुछ भी था, रिज था, तो उनके नाम पर रख दिया गया। सो पेट्रोलिंग पॉइंट बेसिकली वहाँ तक हमारी आर्मी पेट्रोल करती है। क्या ये एलएसी पर सारी पेट्रोलिंग पॉइंट एलएसी के ऊपर है? नहीं, काफ़ी पेट्रोलिंग पॉइंट एलएसी के ऊपर है, और काफ़ी पेट्रोलिंग पॉइंट्स इंडियन टेरिटरी के अंदर है, हमारे एलएसी से हमारी टेरिटरी की तरफ है। वो इसलिए रखा गया कि क्लैशेस ना हो, कि उनकी आर्मी भी आती है एलएसी तक, हमारी भी आर्मी पेट्रोलिंग करने जाती है, तो क्लैशेस को अवॉइड करने के लिए अंदर रखे गए थे। दोस्तों, ये थी बात पेट्रोलिंग पॉइंट्स की। अब थोड़ी सी मैकमोहन लाइन की भी बात कर लेते हैं। 1914 में एक शिमला कन्वेंशन हुई थी भारत, तिब्बत और चाइना के बीच में। तिब्बत तब आज़ाद था, टेरिटरी ऑफ तिब्बत वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। हाँ, चाइना क्लेम करता था। 1912 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देके चाइना ने बोल दिया कि हाँ, तिब्बत हमारा, तिब्बत इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना। 1913 में ही ऑर्डर दे दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑन इक्वल फुटिंग, चाइना आज बोलता ना कि हाँ उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, ये इलीगल है ना, ऑन इक्वल फुटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत और चाइनीज़ गवर्नमेंट लेड बाई तब उस टाइम के चाइना के प्रेसिडेंट युआन शी। तो इन तीनों गवर्नमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने एक ऑन इक्वल फुटिंग उस मीटिंग में हिस्सा लिया और एक एग्रीमेंट साइन किया।
उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तिब्बत का और इंडिया की अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है, तब उसको नेफा बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, उसके बॉर्डर को डिलीनिएट किया गया, उसके बॉर्डर को साफ किया गया, मतलब स्पष्ट किया गया कि ये बॉर्डर होगा तिब्बत का और अरुणाचल प्रदेश का। चाइना के रिप्रेजेंटेटिव इवान चैन भी उस मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे और टाइम टू टाइम डेवलपमेंट्स, अब जो डेवलपमेंट्स उस कन्वेंशन में हो रही थी, कॉन्फ्रेंस में हो रही थी, उसके बारे में अपनी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर रहे थे। जी हाँ, तो मैं जो वो बॉर्डर डिसाइड हुआ तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, भारत का हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश, तो उसको बोला जा रहा है मैकमोहन लाइन। एक्चुअली तब फॉरेन सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर हेनरी मैकमोहन थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ब्रिटिशर्स का राज था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके नाम से मैकमोहन लाइन पड़ा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इशू क्या है। एक्चुअली इशू है वेस्टर्न सेक्टर का। वेस्टर्न सेक्टर कहाँ पर है? लद्दाख में, JNK में। वहाँ पर 7 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। गोगरा, हॉट स्प्रिंग, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ पेंगोंग सो लेक, फिर अपना देपसांग प्लेन्स, फिर डेमचौक एरिया और अंत में गालवान, जहाँ पर क्लैशेज हुए थे 2020 में और हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे। ये 7 फ्रिक्शन पॉइंट्स है उस एरिया में, उस इलाके में। काफ़ी पर गालवान हो गया, हॉट स्प्रिंग गोगरा हो गया, पेंगोंग सो लेक की बात होगी। इन पॉइंट्स को लेकर डिसएंगेजमेंट जो है वो 1.5-2 साल 2.5 साल पहले हो चुकी है, पर डेपसांग प्लेन्स और डेमचौक का एरिया जो, उसके बारे में अभी समझौता हुआ। बाकियों के बारे में डिसएंगेजमेंट जो पहले 1.5-2 साल पहले हो चुकी है। दोस्तों, इनका डेपसांग प्लेन्स की बात करते हैं पहले। डेपसांग प्लेन्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? वहाँ पर भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो एयर स्ट्रिप्स दौलत बेग ओल्डी मौजूद है, डेपसांग प्लेन्स से जस्ट 30 किलोमीटर दूर है। और दौलत बेग ओल्डी से जस्ट 30 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट डेपसांग प्लेन्स लाई करते हैं। सो स्ट्रेटेजिकली डेपसांग प्लेन्स, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप। सेकेंडली, एक वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोड निकलता है, दारबुक शायोक एंड दौलत बेग ओल्डी रोड, दैट रन्स पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल टू LAC। दैट रोड इज स्ट्रेटेजिकली अबाउट 260 किलोमीटर लंबा वो रोड है। दैट रोड इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। LAC के तकरीबन पैरेलल निकलता है। एंड फिर देपसांग प्लेन्स काफ़ी हाइट पर है बट प्लेन एरिया है, उसको जो डोमिनेट करेगा, that can act as a launch pad for further expeditions और further invasions। वो माउंटेनियस एरिया नहीं, देपसांग प्लेन्स नाम से हमें पता लगता है वो प्लेन एरिया है। वहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट एयर स्ट्रिप्स है उस इलाके में, न्योमा हो गया और भी है। सो दिस एरिया इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इशू क्या था? वहाँ पर एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं वाई जंक्शन, और या बॉटल नेक भी बोलते हैं। चाइनीज़ आर्मी उस वाई जंक्शन तक आकर बैठ गई थी और हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है वाई जंक्शन के ईस्ट की तरफ, दैट इज़ वेल विदिन आवर टेरिटरी। वो पेट्रोलिंग पॉइंट LAC से हमारी टेरिटरी में LAC से हमारी टेरिटरी के काफ़ी अंदर थे। फिर वो वाई जंक्शन क्या है आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर। वाई जंक्शन एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जिससे हमें उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर के लिए एक्सेस मिलती थी। पेट्रोलिंग पॉइंट कौन से? 10 to 13। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 to 13 को अगर एक्सेस करना है तो वाई जंक्शन से गुजर कर जाना पड़ता था बॉटल नेक एरिया पर वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी आ गई और हमें
उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को एक्सेस नहीं किया जाने देने लगा। पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाके करते क्या थे, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता था, कोई टेंट नहीं बनाया जाता था, नथिंग। बस एक बार सिर्फ जस्ट प्रेजेंस शो करनी होती थी कि कोई जैसे मेड इन इंडिया का कोई प्रोडक्ट वहाँ पर छोड़ा है, सिगरेट के पैक छोड़ा है, ऐसे ही बस कुछ। तो उससे हमें एक्सेस नहीं मिल रही थी उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को, बिकॉज चाइनीज़ आर्मी वहाँ पर बैठी थी। अब जो समझौता है उसके अकॉर्डिंग चाइनीज़ आर्मी वहाँ से विड्रॉ करेगी, चाइनीज़ को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। हमारी इतने अपना डेक्स्ट्रस स्किलफुल डिप्लोमेसी पेशेंस, हमारे माननीय विदेश मंत्री जी ने बोला कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पेशेंस एंड वेरी डेफ्ट डिप्लोमेसी। तो हमारी डिप्लोमेसी ये शो करता है इंडिया का दुनिया में बढ़ते हुए क्लाउड को, बढ़ती हुई पावर को, कि चाइना को जो अपने आप में वर्ल्ड का लीडर समझता है, उसको वहाँ से पीछे हटना पड़ा, उसको वो एरिया छोड़ना पड़ा, और हमें दोबारा उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को एक्सेस देनी पड़ी। हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये समझौता हुआ है दिप्सांग प्लेन्स में कि महीने में 2 बार पेट्रोलिंग की जाएगी, और शेड्यूल जो है वो पहले ही शेयर किया जाएगा, और पेट्रोलिंग पार्टी तकरीबन 14-15 की स्ट्रेंथ होगी पेट्रोलिंग पार्टी की, ताकि जो क्लैशेस ना हो सके। सो क्लैशेस को अवॉइड करने का ऐसा नहीं कि नया कोई बात हुई है। 2005 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग उसके क्लॉज फॉर्म में साफ लिखा गया था अगर फेस ऑफ होती है तो दोनों आर्मीज़ को कैसे बिहेव करना है। रिस्ट्रेंट जो है उस रिस्ट्रेंट यूज़ करनी है, कोई वेपन हथियार नहीं चलाएगा। तो बॉर्डर एग्रीमेंट्स पहले हुए हैं जिनमें एक साफ लिखा गया था, बट चाइना ने ये वायलेट किया 2020 में, क्लैशेस किए। गालवान में हमारे कुछ जवान शहीद हुए। तो चाइना ने वो एग्रीमेंट्स की परवाह नहीं की थी। बट अब दूसरा डेमचौक एरिया को लेकर समझौता हुआ, वहाँ पर भी बोला गया कि हमें चार्जिंग नल्ला एक एरिया है जहाँ तक हमारी एक्सेस ब्लॉक की गई थी, वहाँ तक हम पेट्रोल करते थे, वहाँ पर तक अब हम इस एग्रीमेंट अकॉर्डिंग दोबारा वहाँ तक हम पेट्रोल कर पाएंगे। बेसिकली जो 2020 के गालवान क्लैशेस से पहले की हमें एक्सेस थी, तो अब हमें दोबारा वो एक्सेस उनको देनी पड़ी, उनको पीछे हटना पड़ा, उनको विड्रॉ करना पड़ा। जो इलीगली वो हमारी तरफ आकर बैठे थे, उनको वहाँ से पीछे हटना पड़ा। इंडिया चाइना की सिविलाइजेशंस बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कल्चर्स, अपना गुड्स का एक्सचेंज बहुत हज़ारों सालों से हमारे बीच में चलता रहा है। उनके ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे, इंडिया के ट्रैवलर्स उधर जाते थे, बुद्धिज़्म यहाँ से वहाँ गया, बहुत स्कॉलर्स एक दूसरे के कंट्रीज़ में जाकर स्टडी करते रहे हैं। सो वी आर एंशिएंट सिविलाइजेशन। हमारा ट्रेड भी बहुत है। तकरीबन 2023 की बात करें तो इंडिया चाइना का ट्रेड तकरीबन $136 बिलियन का रहा है, जिसमें चीफली हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं मराइन प्रोडक्ट्स, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन और कॉटन यार्न, देन जो है स्पाइसेस, एग्रोकेमिकल्स, और इंपोर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है APIs, वो टेक्सटाइल्स। सो हमारा ट्रेड पोटेंशियल भी बहुत है, इकट्ठे ग्रो भी काफ़ी कर सकते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी होगा ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब चाइना अपनी जो इलीगल हरकतें हैं वो करनी छोड़ेगा। तो आशा रखता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।